Good evening, dear students. Myself Hasidhar Pratap Singh, and today we are start a very important chapter, acid, base and salt. Okay, acid, base and salt. ये क्लास 10th की सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो हम स्टार्ट करेंगे आज. ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट. ओके, एसिड. व्हाट इज मीन्स ऑफ एसिड? Acid is derived Latin word acidus, which means source to taste. Acid word Latin word के acidus से derive किया गया है, जिसका मीन्स होता है sour in taste. टेस्ट में कैसा? sour. ठीक है. एंड अब हम डिफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज मीन्स ऑफ एसिड. एसिड क्या होते हैं? व्हाट इज मीन्स ऑफ एसिड. तो एसिड की डिफिनेशन अगर हम देंगे, दिस सब्सटेंस which gave H plus ion in aqueous solution known as the acid. एसिड क्या होते हैं? The substance which gave H plus ion. The substance which gave H plus ion in aqueous solution known as the acid. आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है. एसिड बेस सॉल्ट की हमारे पास 3 टाइप्स की डिफिनेशन है. एक आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है, एक लुइस के अकॉर्डिंग है, और एक लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेन के अकॉर्डिंग. लेकिन हाई स्कूल में हमें सिर्फ अभी यही आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देखना है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं. अब व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? एसिड क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड. जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी रेड में चेंज कर देते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है? गिव रेड कलर विद मेथाइल ऑरेंज. ये मेथाइल ऑरेंज के साथ, ये भी हमारा इंडिकेटर होता है मेथाइल ऑरेंज. मेथाइल ऑरेंज के साथ ये रेड कलर प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है. गिव कलरलेस सोल्यूशन विद फिनोप्थिलीन. अगर हम फिनोप्थिलीन की ड्रॉप एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो कोई भी वो कलर शो नहीं करेगा. ठीक है, वो कलरलेस रहेगा. ठीक है. नो कलर विद रेड लिटमस सोल्यूशन. ये रेड लिटमस पेपर या रेड सोल्यूशन, वो रेड लिटमस पेपर को किसी भी कलर में चेंज नहीं कर पाएगा. हाँ, ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन रेड कलर के लिटमस को ब्लू में नहीं कर सकता. ठीक है. तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कर सकते हैं, ना कि अगर इसको हम रेड लिटमस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, रेड का रेड ही रहेगा. हाँ, एसिड्स जो होते हैं pH लेस दैन 7, इनका जो pH होता है लेस दैन क्या होता है? 7 से क्या होता है? कम होता है. ठीक है. एंड सोर इन टेस्ट. हमारी पहली वर्ड लैटिन वर्ड से ही आ गया था कि एसिडस मीन्स होता है सोर इन टेस्ट. ठीक है. इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है. यानी कि ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. वेरी गुड. हाँ, उधर आप देख सकते हैं, यू कैन सी एसिड बेस इंडिकेटर. व्हाट इज मीन्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर? एसिड बेस इंडिकेटर का मीन्स क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर्स को हम कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है. तो हम डिफिनेशन क्या दे सकते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की? कि द एसिड बेस इंडिकेटर आर द सब्सटेंस which used to be indicate in presence of acid or base. ठीक है. एसिड और बेस इन सॉल्यूशन बाय चेंज इन कलर. ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं
कलर चेंज करके कि ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है, और हम उन्हें स्टडी करते हैं और हमें पता लगता है कि अगर ये कलर चेंज कर रहा है तो इस कलर का हो रहा है तो ये एसिड हो सकता है कि बेस हो सकता है। सबके एसिड और बेस के लिए इन इंडिकेटर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपको मिस नहीं करना है, ध्यान देना है। देखो ये लिटमस, अगर लिटमस की ड्रॉप हम एसिड में डालेंगे या एसिड की ड्रॉप लिटमस में हम डालेंगे तो लिटमस जो होगा, जो एसिड होगा, लिटमस पेपर को रेड कर देगा। ठीक है, ब्लू क्या कर देगा, ये रेड कर देगा। ठीक है, अब अगर उसको कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, अगर क्या कहा जाएगा, अगर कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन ये पर्पल कलर का ही रहेगा। अगर कलर इन बेसिक सोल्यूशन तो ये ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, जो इंडिकेटर होता है। फिनोल्फथलीन कलरलेस रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में क्या रहेगा, कलरलेस। नहीं समझ पा रहे हैं, ओके, फिर देखिए लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में कैसा कलर देगा, रेड कलर। ठीक है, और न्यूट्रल में पर्पल ही रहेगा और कलर देगा बेसिक सोल्यूशन में ये ब्लू कलर, बेसिक सोल्यूशन में ब्लू कलर। तो अगर फिनोल्फथलीन जो होगा, ठीक है, फिनोल्फथलीन क्या होगा, फिनोल्फथलीन ये एसिडिक सोल्यूशन में अगर इसकी ड्रॉप डालेंगे तो ये कलरलेस रहेगा और न्यूट्रल सोल्यूशन में भी कलरलेस रहेगा। ठीक है, और कलर इन बेसिक सोल्यूशन, यानी कि अगर बेस में हम डालेंगे एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप तो वो पिंक कलर शो कर जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि ये फिनोल्फथलीन है। नहीं समझ पाए, अगर हमारे पास एक एसिड सोल्यूशन रखा है, एक बेस रखा है, उसमें हम एसिड में एक ड्रॉप डाला फिनोल्फथलीन की, एसिड लिया कुछ अमाउंट में और कोई कलर नहीं शो करेगा तो जान जाएंगे कि वो एसिडिक सोल्यूशन है। अगर बेस वाले में हमें नहीं पता है कि वो बेस है कि एसिड है, उसमें एक ड्रॉप डाला, अगर वो पिंक कलर का हो जाता है फिनोल्फथलीन के बूंद से तो मतलब बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है एसिड के साथ और कलरलेस रहता है न्यूट्रल, ऑरेंज कलर देता है न्यूट्रल सोल्यूशन में, ऐसे जनरली। एंड कलर इन बेसिक सोल्यूशन, अगर बेसिक सोल्यूशन हमारा है तो येलो कलर प्रोवाइड कराएगा। तो ये इंडिकेटर होते हैं एसिड बेस, जो इंडिकेट करते हैं कि सोल्यूशन में एसिडिक है या बेसिक है। तो आपको समझ में आया होगा कि एसिड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, और कुछ हमने यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर लिख दिया था। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्या होते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल हैं जो सम कॉमन एसिड की एग्जाम्पल हम ले लें कि हमारे पास एसिड कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम एसिड का एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसको मैं रफ कर दूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए, रफ कर दें, ओके। अब देखिए एसिड के साथ हम लिंक देखेंगे कि कुछ हमारे पास सब कॉमन एसिड हैं, उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि यहाँ पर एसिड के क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास है। इसको भी रफ कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आप पढ़ें ये सोच कर पढ़ें कि आज लास्ट दिन है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सम कॉमन एसिड वी आर फाइंड द लेबोरेटरी, कुछ हमारे पास एसिड हैं, सम कॉमन एसिड, कुछ कॉमन एसिड के नेम दिए गए हैं जो लेबोरेटरी में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कहीं पर आ जाए HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और जैसे आ जाए H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और HI HBr जनरली जो लेते हैं वो ले लें हम लोग। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH, इसे एस्टिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड, और इसे क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। ठीक है, और नाम ले लेते हैं हम सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ढेर सारे हम लोग नाम ले सकते हैं यहाँ पर। H3PO4 अर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड। तो
तो ये ढेर सारे नाम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं, ये एसिड के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए हैं, एसिड के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, तो ये एसिड होते हैं आपके पास। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एसिड जो होते हैं जनरली नेचर में ही पाए जाते हैं। नेचर में जो एसिड पाए जाते हैं, एसिड 2 टाइप से हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि दोज एसिड जिनको, ऐसे एसिड जिनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिनरल से। इसको रब कर दें, ऐसे एसिड्स जिनको हम मिनरल से प्राप्त करते हैं, मिनरल्स, तो उन्हें मिनरल से एसिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं उन्हें, हम मिनरल एसिड कह देते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। या तो आप मिनरल एसिड कह दीजिए या इन्हीं को इनऑर्गेनिक एसिड कह दीजिए। ठीक है, जो भी आपको बताए थे। अच्छा, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, अच्छा क्या कह रहे हैं, टेस्ट करके एसिड बताएंगे? नहीं, देखिए हमारे पास कुछ कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अगर इनको आप टेस्ट करेंगे, चखेंगे, तो आपकी स्किन भी बढ़ जाएगी, आपके माउथ भी बढ़ जाएगा, बोल नहीं पाओगे दोबारा। तो टेस्ट ऐसे नहीं करेंगे, उन्हीं को हमें टेस्ट करना है। हाँ, आप सिरके का एसिड टेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल टेस्ट कीजिए, खटमिठा लगेगा, जैसा भी लगेगा आपको। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेट एसिड जो होता है, और HNO3, इसको मत यूज कर लेना। ये कपड़े में भी पड़ गया ना तो कपड़े को भी जला देगा। कंसनट्रेट एसिड स्किन में पड़ गया तो स्किन की कलर को स्किन की जो स्किन होती है उसको डैमेज कर देगा, तुरंत वहाँ से स्किन को गायब कर देगा। तो हमको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मिनरल्स एसिड की, तो जो भी एग्जांपल दिया था सब मिनरल्स एसिड ही हैं। जैसे हमारे पास मिनरल्स एसिड क्या हो जाएंगे, जैसे HCl हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास, ये सब क्या हैं, ये सब मिनरल्स एसिड हैं, मिनरल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, मिनरल्स एसिड। तो ये मिनरल्स एसिड हो गए। एक हमारे पास आते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, तो इसको रब कर दें। ठीक है, अब दूसरे हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक एसिड, इसको भी रब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी रब कर दें। देखिए अब हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? यस, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ये लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये लिविंग बींग से ही प्राप्त होते हैं, उनके डेड मटेरियल से या उनकी डेथ हो जाने से, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग अदर सब्सटेंस कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल, यानी ऐसे एसिड्स, एसिड ऑब्टेन द प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, ऐसे एसिड्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से और एनिमल मटेरियल से, प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें कह देते हैं ऑर्गेनिक, क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कह देते हैं। चलिए तुम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंस लिख लीजिए जल्दी से। हम एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं कि कौन कौन से एसिड कहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, अब आप लोगों ने उसको लिख लिया था, चलिए देखिए आपके सामने लिख दिया है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड देखिए, ऑर्गेनिक एसिड किसे कहा था हम लोगों ने, द सब एसिड which obtained from which the acid which obtained from plant and animals material known as the organic acid। ठीक है, अब इसके पहले मैंने इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया था, अब ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपको पहले से आ रहा है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, विनेगर, विनेगर मिलता है।
ठीक है, सिरका सुना है, विनेगर, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में आते हैं जैसे लेमन और ऑरेंज, नींबू और संतरे, इस टाइप के फ्लावर में वो इस तरह के फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क, जो मिल्क खट्टा हो जाता है, आप दही कहेंगे क्या उसे? दही भी मीठी होती है। अच्छा, सपरेटा, बड़ा सपरेटा खाए हैं, ठीक है, जो खट्टा हो जाता है मिल्क, यानी जो आपको जम जाता है, जो दही बना देते हो, ठीक है। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। आता है फिर टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, इमली में भी पाया जाता है, ग्रेप्स अंगूर में भी होता है, एंड एप्पल में भी पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। अच्छा, आप लोग बहुत गुस्से में हो ना कि टार्ट्रिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ठीक है, एप्पल में, और टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, टैमरिन में, ग्रेप्स में भी, और मैलिक एसिड जो होता है, मैलिक एसिड में एप्पल में भी पाया जाता है, ठीक है। कम चांस है टार्ट्रिक एसिड में, जनरली क्या होता है, इसे ही पूछ लेते हैं टैमरिन को, ठीक है, मेनली, और ग्रेप्स भी आ सकता है, और एप्पल, एप्पल दो में आ गया, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, अगर मैलिक एसिड आ रहा है तो आप एप्पल लगाइए, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड, रैंसिड बटर, रैंसिड क्या होता है? बासीपन, पढ़ा था आप लोगों ने, रैंसिडिटी, याद आया? रैंसिडिटी, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता था, ठीक है। तो जो रैंसिड बटर है हमारा, ब्यूटारिक एसिड है, ये रैंसिड बटर में पाया जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड यूरिन में मिलता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, टमाटर। अमीनो एसिड प्रोटीन में मिलता है, ठीक है। प्रोटीन की डिफिनेशन ही हम लोगों ने बोली थी, प्रोटीन की डिफिनेशन क्या बोली थी हम लोगों ने? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या होते थे? अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमर होते थे, बड़े बड़े चैन पाए जाते थे, ठीक है, लंबी चैन होती थी। और प्रोटीन की हम लोगों ने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, आगे पढ़ेंगे क्लासों में। तो एमिनो एसिड पाया जाता है प्रोटीन्स में। एंड फार्मिक एसिड पाया जाता है स्टिंग आंट एंड बीस, स्टिंग आंट एंड बीस। चींटी काटी है वो चींटी नहीं, माटा वाली चींटी होती है जो रेड कलर की होती है। कभी पेड़ में चढ़े हो? अच्छा, कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? गांव में देखा है आप लोगों ने, जब आप पेड़ में जाते हैं आम खाने के लिए, तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर जो माटा बोलते हैं उन्हें, रेड आंट होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। तो ये उसे फार्मिका बोलते थे, ठीक है, फार्मिका। तो उसी के एसिड जब काटती है तो ये फार्मिक एसिड है जो इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन होता है, जलन होता है, खुजली होती है, ठीक है। तो फार्मिक एसिड ही पाया जाता है। और बी में भी पाया जाता है, मक्खी में भी पाया जाता है, मधुमक्खी जो होती है, बरैया वाली देखा है, बरैया काटती है, ठीक है, जब किसी को काटती तो बरैया बन जाते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? ऑर्गेनिक एसिड थे, और उनके कुछ नेचुरल रिसोर्स थे जिनसे हमें एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए इसको ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लो, हमारे फोटो के साथ भी ले लो, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लिया, ठीक है। अब हम रब करते हैं, इसको करें, ओके, याद करते रहो। अगर एक भी दिन आपने आराम किया ना तो सामने वाला आपसे आगे निकल जाएगा, इसीलिए आपको डेली लड़ना है। किसी ने सही कहा है, यदि सुबह सुबह उठते हुए आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जिंदगी सिर्फ जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं गुरु। इसीलिए पढ़ते रहिए, और याद रखिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। आप बुजुर्ग भी हो जाओगे, चारपाई में लेटे होगे, तब भी आपके पेट में रोटी होगी। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भूखा नहीं रहता है, ठीक है। आज बात करेंगे हम एक और नए टर्म की, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब इसमें दो डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक हमारे पास होता है डाइल्यूट एसिड, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। टू टाइप से बात करेंगे, एक होता है कंसंट्रेट एसिड, और दूसरा है हमारे पास
डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। चलिए देखते हैं। कंसंट्रेट एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में या तुम कह दें नो, या फिर कह दें स्मॉल अमाउंट, या फिर नो कह दें, या फिर कह दो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें या तो वाटर हो ही ना ज़्यादा, या फिर हो ही ना, या फिर हो भी तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर हो, मीन्स द सॉल्यूशन व्हिच हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर नोन एज द कंसंट्रेट एसिड, एंड डाइल्यूट एसिड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नोन एज द डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेट एसिड क्या होते हैं? जिसमें वाटर के अमाउंट बहुत कम होता है। अच्छा, तो आप ये कह देंगे कि इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता होगा। बिल्कुल ज़्यादा आता है, बिल्कुल ज़्यादा रहता है। अच्छा, ऐसे मत सोच लेना कि वाटर का अमाउंट बहुत कम है और सॉल्यूट का ज़्यादा है। ठीक है, अगर कंसंट्रेट एसिड है तो कंपेयर टू वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा बहुत ही क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, उसमें वाटर के अमाउंट बहुत कम होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। जैसे मान लो कि आपके घर जाएं, मान लो जाएंगे ही नहीं, अगर मान लो गए भी, तो आपने क्या किया, ठीक है आप चाय नहीं बनाएंगे, मैं ही बना के इसमें दिखा देता हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पर 2 कंटेनर लिया और उसमें मैंने 100 ml वाटर लिया, इसमें भी 100 ml वाटर लिया। ठीक है, अब दोनों में अमाउंट वाटर का क्या है, 100 ml है। ध्यान सुनिएगा। अब इसमें हमने क्या किया, इस वाले में हमने कितना मिलाया, 2 ग्राम सॉल्यूट शुगर मान लीजिए, और इसमें मिक्स किया हमने 10 ग्राम सॉल्यूट। अब बताइए कौन ज़्यादा कंसंट्रेट हुआ? यस, 10 ग्राम सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है, ये ज़्यादा कंसंट्रेट है, ये ज़्यादा कंसंट्रेट है कंपेयर टू इसके, ये ज़्यादा मीठा होगा कंपेयर टू इसके, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। हमारे यहाँ पर 2 टाइप की डिफिनेशन दी जाती हैं। कहीं कहीं पर कुछ लोग पढ़ा देते हैं, स्टडी करा देते हैं, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत कम हो। लेकिन जनरली जो सोल्यूशन होते हैं उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होता है। हाँ, ये हम देख सकते हैं कि 2 में कंपेरिजन कर सकते हैं, किसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, किसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। ये कम डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट ज़्यादा है, ये ज़्यादा कंसंट्रेट है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो कंसंट्रेट में क्या होता है, या तो प्योर फॉर्म होगा, जैसे आप कहते हैं 95% का सोल्यूशन बनाया हमने एथिल अल्कोहल का, 75 का बनाया, तो 75% का एथिल अल्कोहल का मीन्स क्या है, 100 ml सोल्यूशन में 75 ml हमारा क्या है, C2H5 यानी एथिल अल्कोहल है, और 25 ml क्या है, वाटर है। अब इसमें से जितना अमाउंट हम वाटर का इंक्रीज करते जाएंगे उतना डाइल्यूट होता जाएगा। यानी कि अगर हमने क्या कर दिया, कोई हमसे कह दे 50 ml H2SO4, 50% या 50% H2SO4 का क्या मीन्स है, तो क्या कहेंगे, 100 ml सोल्यूशन में से 50 ml H2SO4 है, या एथिल अल्कोहल की बात कर दे कोई, तो 50 ml हमारा एथिल अल्कोहल है, 50 ml वाटर है। तो आप क्या कर रहे हैं, वाटर के अमाउंट कम करते जा रहे हैं, सोल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है। आप देखते नहीं हैं कि जब भी हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं तो अगर 200 ml का बनाया, 250 ml का बनाया, 500 ml का सोल्यूशन बनाया, चाहे H2SO4 बनाए, HCl बनाए, तो उसमें कभी 10 ml, कभी 5 ml, कभी 25 ml, ऐसे ही लोग क्या डालते हैं, उसमें कंसंट्रेट एसिड डालते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट एसिड डालते हैं। कंसंट्रेट एसिड में जितना ज़्यादा वाटर मिलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो जिसमें अमाउंट वाटर का कम होगा वो कंसंट्रेट एसिड होंगे, और जिसमें ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, वो जिसमें अमाउंट सॉल्यूट का ज़्यादा होगा उसका, जिसमें अमाउंट सॉल्यूट का
सल्यूट की बात ना करो, यहाँ पर वाटर आ जाइए, हमने सल्यूट के बारे में बता ही दिया है। वाटर में आइए, जिसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर होगा वो कंसनट्रेट होगा, और जिसमें हम वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वो सोल्यूशन कैसा होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमारे पास हो गई। तो हम क्या इतना कह सकते हैं कि जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। चलिए आज हम बात करते हैं, आपको एसिड बेस के एसिड के बारे में पता हो गया होगा। आज हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, इसको रब कर दें। चलिए देखिए, अब बात करेंगे हम कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। आज के लेक्चर में एसिड ही तक हो पाएगा हमें लग रहा है, डिटेल्स स्टडी करेंगे एसिड के बारे में, छोटा छोटा नहीं पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, देखिए स्वागत कीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए, और उसमें पहली हेडिंग हमारे पास पड़ेगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब आपने देखा था कि एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली कोरेसिव होते हैं, हाईली कोरेसिव होते हैं। इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना टेस्ट करके, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करेंगे वो भी जो डाइल्यूट होंगे, जो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या कर सकते हैं हम लोग, टेस्ट करके कर सकते हैं। पहला क्या था हमारे पास, हम टेस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिमार्क लिख लेना, ठीक है, कि द लाइक द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड HCl, नॉट टेस्ट। हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे। अगर टेस्ट करेंगे तो बहुत ही लॉस क्रिएट कर देंगे, आपकी टंग भी जल जाएगी, जीवा भी जल जाएगी। ये बहुत कोर्सिव होते हैं, स्किन कहीं पड़ जाए स्किन को डैमेज कर देंगे। तो आप कंसनट्रेट एसिड को टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती हैं। सेकंड बात करें हम लोग फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे तो जैसे ऑक्जेलिक एसिड होते हैं, बोरिक एसिड, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और बोरिक एसिड होते हैं। ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सॉलिड फॉर्म में। कहाँ पर, इन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और एसिटिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, इन रूम टेम्परेचर। तो फिजिकल स्टेट में क्या देखा, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर तो हम बता ही चुके थे, लेकिन एक बार और देख लीजिए चाहे तो। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर, अभी आपको मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। जैसे हमारे पास क्या था, लिटमस पेपर था, तो जो एसिड में अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड कलर शो कर देगा। ठीक है, फिनोप्थिलीन के साथ हमारा एसिड फिनोप्थिलीन के साथ कोई कलर नहीं देता था, और किसके साथ, मेथिल ऑरेंज के साथ। मेथिल ऑरेंज के साथ कैसा कलर प्रोवाइड कराया गया है, फिनोप्थिलीन के साथ कलरलेस रहेगा। मेथिल ऑरेंज के साथ ये ऑरेंज टू पिंक कर देगा, ऑरेंज से पिंक कर देगा। ठीक है,
तो इफेक्ट ऑफ, अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चौथा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी क्या होता है? अच्छा आपने सुना है एक इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करते हैं तो ये वाटर में करते हैं, वाटर में फ्री आयंस मूव करते हैं। फ्री आयंस, स्टेप याद रखना, फ्री आयंस जब मूव करेंगे तो ये वाटर में मूव करते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो वायर में मूव करते हैं। ठीक है, वायर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वाटर में नहीं आ सकते हैं, और आयंस जल्दी किस में नहीं जाएंगे? वायर में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडक्टिविटी करते हैं। हाँ, जो एसिड हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वो उन पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो प्लस माइनस में डिसोसिएट हो सकते हैं, उन पे आयंस बन जाएंगे, और जैसे ही आयंस बनेंगे वैसे ही क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास हो गई थी फिजिकल प्रॉपर्टी। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो बोलिए, और डिटेल्स स्टडी कीजिए। ये सिर्फ हाई स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। आने वाले समय में देख रहे हो बेरोजगारी की हालत क्या है, इसीलिए पढ़ लीजिए अच्छे से। कहीं पढ़ाने उढ़ाने लगी अगर ज़रूरत ना पड़े तो। पता है, पढ़ाई को बिजनेस मत बनाइए, इतना डिटेल से स्टडी कराइए ना कि स्टूडेंट को खुद लगेगा कि सर हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा तब लगता है ना जब कोई किसान होता है ना, और जब किसान अपने खेत जाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात को सोता है, सुबह उठ के अब खेत जाता है, तो क्या देखता है कि मेरे खेत लहराते हुए घूम रहे हैं। ठीक है, लहराते हुए, हमारे खेत जो हैं वो लहराते हुए घूम रहे हैं, देखता है तो दिल खुश हो जाता है। वैसे ही हमें याद रखना है कि जैसे ही हम क्लास में एंट्री करते हैं और बच्चों का रिस्पांस देखते हैं, सर मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा, दिल खुश हो जाता है, यस कि पढ़ के आए। वहीं पर कुछ लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। नहीं, बोलते रहिए, कुछ गलत बोलोगे तभी तो पता लगेगा। ठीक है, आज बात करेंगे हम, इसको रब करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मज्जा आने वाली है, बहुत मज्जा आएगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए, फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो याद रखना बनेगा क्या? मेटल प्लस एसिड। फार्मूला देखिए, मेटल प्लस एसिड। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन आप किससे कराएंगे? एसिड से कराएंगे, तब क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा, और प्लस H2 गैस निकलेगी। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे, जब भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसिड के साथ कराएंगे, तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए, मेरे पास है जैसे Zn प्लस HCl। ठीक है, Zn प्लस HCl। दूसरी है Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड हमारे पास है Mg प्लस HCl। ठीक है, और चौथी नंबर में ले लेंगे Fe प्लस HCl। बहुत सारी हैं, आप जितना चाहो उतनी रिएक्शन कर लो। ठीक है, चलिए, जिंक की रिएक्शन अगर हम लोग क्या करेंगे? HCl के साथ कराएंगे। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था ना, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी हम लोगों ने, कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अभी यही हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को उनके एसिड से डिस्प्लेस कर देंगे,
और जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है वो हाइड्रोजन को उनके एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। Zn की रिएक्शन HCl के साथ होगी, क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2। ना याद हो तो मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, फार्मल चार्ज निकालना, कैसे फार्मल चार्ज निकालेंगे याद कीजिए। Zn यहाँ पर इस पर डबल प्लस होता है, Cl पर सिंगल माइनस, फिर जो चार्ज ऊपर है इसके नीचे लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा? देखो एक है Zn1 और 2Cl यानी कि Cl2, तो क्या बन गया? ZnCl2। ये क्या है? सॉल्ट है, इसे कहेंगे जिंक क्लोराइड। और ये क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। कैसे बना होगा? ये देखो, Zn पर 2 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस का होता है। ठीक है, तो सैंपल रेशियो में लेते हैं, 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये भी सॉल्ट है। ठीक है, ये भी सॉल्ट है हमारे पास। ये क्या है? ये हमारे पास एसिड हैं, ये भी एसिड है, ये सब एसिड हैं। और ये क्या है? सॉल्ट बना है प्लस हाइड्रोजन निकला हुआ है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बनेगा और प्लस क्या निकलेगा? H2। अब कोई बैलेंसिंग के लिए तो नहीं कह रहा है कि बैलेंसिंग नहीं किया आपने, बैलेंसिंग मैंने सिखाई है आपको, पिछला वीडियो देखिए, डालिए पिछले वीडियो में ट्रिक बैलेंसिंग इक्वेशन, और आगे देख लीजिएगा असेंद्रा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपको ट्रिक मिल जाएगी बैलेंसिंग की। तो करना चाहते हो तो कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करते थे, मेटल 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल नहीं है हमारे पास, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर 2Cl है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से इनटू कर देंगे। जैसे कुछ चेंज करो फिर आगे से देखो, 1 मेटल 2Cl 2H बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद अब सेकेंड क्या करेंगे? Fe के साथ कराएंगे HCl की रिएक्शन, बन जाएगा FeCl2 प्लस H2 बन जाएगा। क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2 बन जाएगा। बैलेंस कर लो यहाँ पर 2 से, बैलेंस हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, देख लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो पूछ लीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, रब कर दें। ओके, आप कमांडो हैं और कमांडो को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि कोई भी कंडीशन आ जाए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, क्या किसके साथ रिएक्शन करेंगे? रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, with metal carbonate and metal hydrogen carbonate। चलिए उसको बता देते हैं, and metal hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो फिर रिएक्शन कहाँ गया मार्कर? यस, अच्छा अब इसका फार्मूला तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या फार्मूला है इसका? ठीक है, अगर मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एसिड के साथ। ठीक है, तो मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस H2O प्लस CO2। अरे CO2 को पहले कर दो, H2O को बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसी ट्रिक को अपनाएंगे हम लोग और जानेंगे कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और प्लस क्या बनेगा? H2O प्लस CO2 बनेगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास एक ये है Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, क्या है? इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। उसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग HCl के साथ। ठीक है, CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? HCl के साथ। और फिर CaCO3, फिर हमारे पास CaCO3 है, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दो। ठीक है, ये सब क्या है? ये सभी मेटल कार्बोनेट हैं, देखो मेटल कार्बोनेट, और ये सभी क्या हैं? एसिड हैं। अब देखिए, जैसे हम कराएंगे Na2CO3 की HCl के साथ तो क्या बन जाएगी? मेटल सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा प्लस CO2। ठीक है, बैलेंसिंग कर लीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिए। बैलेंसिंग तो मैंने वीडियो बनाई है, ट्रिक इसीलिए बनाई है, देखो वहाँ पर असेंद्रा बायोकेमिस्ट्री ट्रिक बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मेटल को बैलेंस करेंगे। 2 यहाँ पर Na है, यहाँ पर 2 Na है। ठीक है, फिर जैसे चेंज करो आगे से देखो 2 Na 2 Na। अब देखो यहाँ पर कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 हमारे पास है। नहीं प्लीज, अब क्या देखेंगे दोबारा? हाँ, हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हाँ ठीक है, नॉन मेटल में कार्बन देख लिया हम लोगों ने। सेकंड में हमारे पास एक HCl, यहाँ पर एक Cl यहाँ पर है, यहाँ पर 2Cl है, यहाँ पर 2 से इनटू कर देंगे। जैसे चेंज करेंगे फिर आगे से देखो 2 Na 1C 1C 2Cl। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, 2H और 2H, यस बैलेंस हो गया। तो ये सॉल्ट है NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब रिएक्शन करेंगे हम लोग CaCO3 प्लस HCl। बनाइए, क्या बनता है? बनाकर दिखाइए जल्दी से, हरी आप, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। यस, CaCl2। अच्छा, आप सबसे पहले बना ले गए, बहुत अच्छा किया आपने। आप ही तो हैं जो नाम रोशन किए पड़े हैं, इसीलिए तो आपको कमांडो कहते हैं। H2O प्लस CO2, देखो अब क्या बन जाएगा? बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको 2 से कर लो, बाकी तो बैलेंस दिख रहा है हमें। देखो, एक कैल्शियम, 1 कैल्शियम मेटल का, ठीक है, 1 कार्बन 1 कार्बन। ठीक है, अब आता है Cl 2Cl। ठीक है, अब आता है ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बैलेंस है। अब आता है हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है। ये भी सॉल्ट बन गया, देखो। अब आता है CaCO3 प्लस H2SO4, तो बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O और प्लस CO2, बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O और प्लस CO2। ये तो हमें बैलेंस पहले से लग रहा है। देखो, एक 1 मेटल का कैल्शियम, 1 कार्बन और 1 सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन 4 3 7 4 4 1 5 5 2 7। ठीक है, बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन, ये भी सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट हो गए, देख लीजिए, रब करें। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पर क्या लिख दें? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। चलिए इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दें। देखो पेपर नज़दीक है तुम लोगों के, पेपर को फाड़ के आना है इस बार। फाड़ने का मतलब पेपर मत फाड़ देना वहाँ पर, आप समझ गए वो कहना क्या चाह रहे हैं। NaHCO3, उसकी रिएक्शन करा दो HCl के साथ, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ढेर सारा नाम इसका। फिर चाहे NaCO3 की करा दीजिए, NaHCO3 की करा दीजिए H2SO4 के साथ, 2 ही काफ़ी है कह दो। चलो बैलेंस करके देखते हैं हम लोग क्या बनता है। बन जाएगा सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनेगा, यानी NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। बैलेंस कर लो, 1 Na 1 Cl 1 Cl। ठीक है,
और 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, ठीक है। और हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ये देखो सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2 बन गया। देखो ये भी सॉल्ट बन गया हमारे पास। अब बैलेंस करना चाहते हो कर लो बैलेंस। देखो 1 Na, यहाँ पर 2 Na है, 2 से बैलेंस कर देंगे। फिर आगे से देखते हैं 2 Na 2 Na। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 2 से N2 हो गया, 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 से N2 कर दिया। फिर देखो 2 Na 1 कार्बन, वो 2 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन फिर सल्फर देखें, सल्फर 1 सल्फर 1, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 3 2 जा 6 और 6 4 10, यहाँ पर 4 4 एक 5 और 2 2 जा 4, ओ हो, यानी कि 2 2 जा 4 और यहाँ पर हो गया हमारा 5 और 5 4 9 हो रहा है, 9। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 10, यहाँ पर हो रहा है 10, यहाँ पर हो रहा है हमारा 9 हो रहा है। अब क्या करें, एक और कहीं से बढ़ना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम 2 से N2 कर दें, 2 से। अब देखो ऑक्सीजन सोडियम 1 और 2, यहाँ पर भी सोडियम 2, कार्बन 2, यहाँ पर भी कार्बन 2, सल्फर 1, यहाँ पर भी सल्फर 1, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 4 ये 10 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 से N2 कर दिया, 4 2 6, 2 2 जा 4, 6 4 10, यहाँ पर भी 10 हो गए यहाँ पर। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर 2 से N2 है, 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है, ये भी सॉल्ट है। यानी कि मेटल कार्बोनेट के मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी करें, नोट कर लिया। चलिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, तब कर दें इसको। क्या बता रहे हैं, थक गए हो, अरे अभी से थक गए। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़के हारने में मजा आती है, इसीलिए मजा आती रहे। एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग। बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, आप देखते जाओ, आप देखते जाओगे, लिखते चले जाएंगे। चलिए एसिड पे लिखते हैं HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये देखो सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को तुम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। क्या कहा था, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड था हमारे पास, ये बेस था, क्या बना, सॉल्ट, इसे क्या कह देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा अगर HNO3 की रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, नाइट्रिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2O, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, ये भी सॉल्ट है। अगर हम H2SO4 की NaOH के साथ करा दें, H2SO4 प्लस NaOH बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करना है, 2 से यहाँ पर बैलेंस कर दो, ठीक है। अब कहोगे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 से है, तो यहाँ पर भी 2 से बैलेंस कर दो, हो गया, ये भी सॉल्ट बन गया। और रिएक्शन करना चाहते हो, H2SO4 की रिएक्शन करना किसके साथ करना चाहते हो, H2CO3 के KOH के साथ कर लो। कार्बोनिक एसिड है, बन जाएगा K2CO3 प्लस H2O, 2 से N2 कर दो, यहाँ पर 2 से कर दो। तो क्या देखते हैं हम, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके हम सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारे पास 1 मिनट का एक और बचा है बस टॉपिक, 2 मिनट का, ठीक है, एसिड में, उसको ही ख़त्म कर लेते हैं, टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। अच्छा, बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अगर क्लासिफिकेशन हम एसिड की बात करें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर बात करेंगे हम लोग वीक एसिड के बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हम लोग किसके बात करेंगे, वीक एसिड की बात करेंगे। चलो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, एसिड which are completely ionized in aqueous solution। वो एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे एक्वस सोल्यूशन में, उन्हें कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यानी कि जितना भी मॉलिक्यूल्स लिया पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट, जैसे 100% कोई कभी डिसोसिएट नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाता है, फिर भी हम लगभग से 100% मानते हैं कि 100% जो एसिड क्या होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं, दो सोल्यूशन इन विच वाटर वर्क एज द सॉल्वेंट। ऐसे सोल्यूशन जिनमें वाटर किसका वर्क करता है, सॉल्वेंट का वर्क करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। अच्छा, कहीं पर एक्वा सोल्यूशन ना दिया हो तो आयोनाइज इन वाटर कह दिया जाए, ठीक है। वाटर में जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, मोर नंबर ऑफ H+ आयन देंगे, यानी कि कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब मीन्स ये नहीं होता बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है बहुत जल्दी टूटने से रिलेटेड है, बहुत जल्दी 100%, बहुत तुरंत ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी ये डिसोसिएट हो जाते हैं। मिलाया है जैसे ही घोला हल्का सा तुरंत डिसोसिएट हो गए, ढेर सारे आयन्स प्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा, एक लिस्ट हम आपको एक सीरीज देते हैं जिसमें से आप याद करोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास जैसे आता है HClO4, इसे हम लोग कहते हैं HI। ऑर्डर है, ऑर्डर याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, HI, ठीक है। या सबसे पहले हम लोग याद कर लेंगे, किसको याद कर लेंगे, हमारे पास जैसे आता है HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, HClO3, ये सब एसिड हैं, इनको आप सीरीज याद कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड आर कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड आर कंप्लीटली आयोनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन। तो वीक एसिड के बारे में क्या कहेंगे, एसिड which are very less ionized in water, जो बहुत ही कम, बहुत ही लेस आयोनाइज होगा वाटर में, ठीक है, जल्दी वो टूटेंगे ही नहीं, इसलिए वीक कहा गया है। अभी मत कह देना कि टूटेंगे नहीं ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर टूटने की बात की गई है। जो 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे आयनों में, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे। जो बहुत कम टूटेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वीक कहेंगे, बहुत टाइम लगाते हैं डिजॉल्व होने में। और जो वीक एसिड होते हैं ओनली पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पार्शियली 100% नहीं होते हैं, ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं,
बहुत कम घुलेंगे, फुल्ली नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो वीक एसिड का एग्जांपल हम रखना चाहते हैं, लास्ट पॉइंट हमारे पास है, वीक एसिड का अगर एग्जांपल देना चाहें हम लोग, इसके एग्जांपल, ये भी इसके एग्जांपल ही हैं। तो एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो जैसे हमारे पास आता है, यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है, बताइए जल्दी से। हाँ दिख तो रहा है, आप लोग बताते भी नहीं हो। तो वीक एसिड के एग्जांपल देना चाहेंगे तो जैसे CH3COOH, इसे एस्टिक एसिड कहते हैं, और जैसे HCnH2CO3, HCOOH, फार्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं। तो आज हम लोगों ने एसिड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे और कोई भी कमी होती है तो आप बताएंगे, ठीक है, कि क्या क्या इसमें कमी रह गई। तो आज हम लोगों ने एसिड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टाइम पे अभी हम जल्दी से ही बेस का बनाएंगे और सॉल्ट का, ठीक है, बेस का और सॉल्ट का बनाएंगे, फिर एक पीएच का बनाएंगे। इसके बाद जो एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। देखो बेटा, कहते हैं ना कि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, एक प्रकार से ऐसी एक मनी के टाइप पर कह सकते हो, या कह सकते हो कि एक ऐसी विद्या कह सकते हो। आज की डेट में तो इसे लोग बेच रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बेचना। देखो होता क्या है ना कि एक्चुअली पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल हुआ करते थे तो शिष्य क्या करते थे, भीख मांग खिलाते थे, भिक्षा मांग खिलाते थे, गुरु खिलाते थे, ठीक है। आज की डेट में किसी बच्चे को भिक्षा मांगने भेज दो तो पहले ही मार पड़ जाएगी टीचरों पर कि आप बच्चों से भीख मंगाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट दिया जाता है बच्चों से कि हमारे लोग की भी घर चल सके, हम लोग भी खर्चा कर रहे हैं, रूम है, रेंट है, घर में परिवार है, तो उसके लिए उसी की बेस पर लोगों को पैसा दिया जाता है। तो मानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ साहब कि पढ़ाई में आप शिद्दत से कीजिए, पढ़ाई कभी धोखा नहीं देती है। जब कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो ये विद्या काम आएगी आपकी। कहते हैं मास्टर और डॉक्टर कभी खाली नहीं होते, कभी खाली नहीं रहते, इसलिए पढ़ते रहिए। घर की रोजी रोटी चलाने की कैपेसिटी रखती है, और इसको बिजनेस मत बनाइए, ढेर सारा मेहनत कीजिए, सीखिए टीचरों ने क्या पढ़ाया है उसी को फॉलो कीजिए आगे, ठीक है, मेहनत करते रहिए। और कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। और हमेशा याद रखिए, किसी ने सही कहा है कि उन्हें कभी मत भूलो जो आपको तब जानते थे जब आप कुछ भी नहीं थे, जब आप कुछ भी नहीं थे। बेटा मेहनत करते रहो, ये कभी मत देखो कि मेरे बगल के भैया जी, दीदी जी पैंट शर्ट जीन्स टॉप पहन के निकल गया चश्मा लगा के। आज मम्मी पापा दे रहे हैं पैसा तो चश्मा लगा के घूमेंगे, परफ्यूम मार के। अरे फटे चिटे कपड़ों पे आइए। जब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा ना तो ये सब फैशन वैसन बेकार लगेगा। आप जैसे आओगे वही एक फैशन हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत स्मार्ट हैं, आपसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, और किसी से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, कोई कमी होती है तुरंत बताइए, ठीक है। जय हिंद, नमस्ते।